और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां एक तरफ आज भी चुनावी रैलियों का सिलसिला लगातार जारी रहा, वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़ा किया शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के चुनावी नामांकन पर। बीजेपी के एकटी भोटो देवेन ना, बीजेपी के एकटी भोटो देवेन ना। व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार करते हुए पुरलिया में ममता दीदी कुछ यूं दहाड़ी, जनता से बीजेपी को वोट नहीं देने का नारा लगवाया। पुरलिया में ममता बनर्जी पूरे सियासी रंग में दिखी। लड़ाई हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। 10 मार्च को नंदीग्राम में जख्मी होने के बाद पहली बार ममता बनर्जी ने कोलकाता से बाहर रैली की। कहा उनके दर्द से ज्यादा जनता का दर्द है और हर हाल में बंगाल की रक्षा करनी होगी। আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। दीदी जहां पुरलिया में दहाड़ी, वहीं अमित शाह ने बंगाल के बांकुड़ा में हुंकार भरी। ममता बनर्जी से 130 कार्यकर्ताओं की हत्या पर जवाब मांगा। मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। जबकि हेलीकॉप्टर में खराबी आने की वजह से अमित शाह झारग्राम नहीं पहुंच पाए। यहां की जनता को उन्होंने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया और आरोप लगाया कि ममता राज में बंगाल पाताल में चला गया है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। शुभेंदु ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन के दौरान खुद पर दर्ज केस का जिक्र नहीं किया। बंगाल में चुनावी पारा तेज होने के साथ ही हिंसा भी भड़क रही है। जमीन पर बिखरे बीजेपी के झंडे और दुकानों में तोड़फोड़ की तस्वीरें हावड़ा की हैं। यहाँ के सुकांतापल्ली इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। आरोप है कि रविवार रात टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। घरों में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ मारपीट भी की। टीम न्यूज नेशन। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं दक्षिण की चुनावी सियासत की, जो माना जाता है कि सबसे ज्यादा खर्चीली होती है, महंगी होती है। और कुछ इसी झलक एक बार फिर देखने को मिली है जब एआईएडीएमके ने यह वादा किया है कि अगर वो एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो हर किसी को दी जाएगी मुफ्त वॉशिंग मशीन। तमिलनाडु में सियासत का सबसे बड़ा संग्राम, वोटर्स को लुभाने के लिए वादों की बहार। वोटर्स को मुफ्त वॉशिंग मशीन का वादा। एआईएडीएमके के लिए सत्ता का सहारा अम्मा ब्रांड, अम्मा वॉशिंग मशीन को हिट बनाने की तैयारी। सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के लिए फिर से चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती है और पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। इन वादों की लिस्ट में सबसे ऊपर फ्री वॉशिंग मशीन है। एआईएडीएमके के मैनिफेस्टो पर गौर किया जाए तो वॉशिंग मशीन के अलावा अम्मा हाउसिंग स्कीम, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा, परिवार की महिला मुखिया को 1500 रुपए देने का वादा और 1 साल में 6 सिलेंडर फ्री का वादा किया गया है। एआईएडीएमके का अम्मा ब्रांड लोकप्रिय रहा है, लेकिन इन मुफ्त वादों की सियासत की शुरुआत करने वाली पार्टी डीएमके है। 2006 में डीएमके के घोषणा पत्र में पहली बार मुफ्त कलर टीवी देने की बात कही गई थी। इसके बाद तो मुफ्त की लिस्ट में पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप और मंगलसूत्र भी जुड़ते चले गए। हर चुनाव में कुछ न कुछ मुफ्त देने का ऐलान किया जा रहा है। डीएमके ने 2016 की तरह इस बार फिर छात्रों को फ्री टैबलेट देने का वादा किया है। डीएमके के लिए वनवास को खत्म करने की चुनौती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई से पर्चा भी भर दिया। जीत के लिए चुनावी वादा करने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन जनता किसके वादे पर एतवार करेगी, ये बड़ा सवाल है। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। अब बात रेत के बवंडर की। मंगोलिया से उठे रेत के बवंडर ने चीन को गिरफ्त में ले लिया है। इस तूफान के जापान तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और तस्वीरें कैसी सामने आ रही हैं आप भी देखिए। खौफनाक रेतीले तूफान से घिरा बीजिंग, धूल से भर गई चीन की राजधानी। रेतीले बवंडर से दिन में हुआ अंधेरा,
बीजिंग के लोगों के लिए आज की सुबह बेहद डरावनी रही। सूरज उगते ही हर तरफ रेत ही रेत दिखने लगी। आसमान नीले रंग से पीला हो गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घंटों तक पूरे शहर में रेत की आंधी चलती रही। इस दौरान लोग घरों में रहने को मजबूर हुए। चीनी मौसम विभाग एजेंसी ने रेतीले तूफान के बाद येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गोबी रेगिस्तान और उत्तर पश्चिमी चीन के कुछ हिस्से में तेज हवा चल रही है, जिस वजह से धूल भरी आंधी उठी। चीन के मौसम विभाग ने इसे दशक का सबसे बड़ा तूफान बताया है। बीजिंग में रेतीली तूफान के बाद 400 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं मंगोलिया में इस तूफान के बाद 340 से ज्यादा लोग लापता हैं। धूल भरी आंधी की वजह से बीजिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया। PM10 और PM2.5 का लेवल भी खतरनाक स्तर को छू रहा है। उत्तरी चीन में आमतौर पर मार्च से अप्रैल तक आंधी सामान्य तौर पर आती है। गोबी रेगिस्तान से उठने वाली हवा अपने साथ धूल लेकर आती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से पेड़ों की कटाई, मिट्टी के कटाव और कम बारिश से रेतीली आंधी प्रचंड होती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात आज की बेहद अहम खबर की, जो बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी है, जिसे लेकर साकेत की अदालत ने फैसला सुनाया। क्या कुछ फैसला सुनाया है ये हम आपको बताते हैं जरा जल्दी से कुछ पॉइंट्स के जरिए। देखिए, अदालत ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला है, यानी दुर्लभतम मामलों में से इसको देखा जाए, इसलिए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। इस पूरे मामले में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। आरिज खान ने 8 मार्च को आरिज खान को दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते उसको फांसी की सजा दी गई है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस पूरे मामले को मानते हुए हुआ क्या था ये भी हम आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। दरअसल में 2008 में ये मुठभेड़ हुई थी, जिस पर लगातार सियासत भी देखी गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब साकेत की अदालत ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे इस एनकाउंटर में। आतंकी आरिज खान मौके से भाग निकला था, जिसके बाद से लेकर अब तक ये कानूनी लड़ाई लड़ी है। 14 फरवरी 2018 को आरिज की गिरफ्तारी हुई थी। आज आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखते हैं कि आगे अब किस तरीके से पूरी ये कानूनी लड़ाई चलती है। लेकिन अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने चुना है वो मुद्दा है बंगाल की राजनीति में बार बार बवाल आखिर क्यों। 75% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। तो आज रात 8:30 बजे इसी मुद्दे पर देश की बहस।